माय नेम इज दीपक मेहरोत्रा, लेकिन पब्लिक मुझे डीएम स्टार इंडिया के नाम से जानती है। तकरीबन 10 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली दिल्ली के अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया था। और स्टार्टिंग बहुत छोटे लेवल से थी। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग 10 बाय 10 का कमरा था, इतना ही बड़ा रूम था। तो जहाँ पे मैं ऑडिशंस भी करता था और ऑफिस बना रखा था। इसी कमरे के अंदर कंप्यूटर भी होते थे, बैठने की जगह भी होती थी और एक ग्रीन पर्दा लगा रखा था जिस पे हम लोग एक वो 60 वॉट का बल्ब लगा के ऑडिशंस किया करते थे। तो मुझे वो दिन आज भी याद है। और जब कभी मैं वो ऑडिशंस देखता हूँ तो प्राउड फील होता है और लगता है कि यार कि वो जर्नी जब स्टार्ट करी थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दिल्ली में सबसे बड़ा ऑफिस बनाऊंगा मैं कास्टिंग कंपनी का। एंड टचवुड, भगवान की दुआ से और लोगों के आशीर्वाद से, और आई थिंक जो हम लोगों ने काम किया वो लोगों को बहुत पसंद आया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि काम में हम लोगों ने जेन्युइनिटी रखी। ये नहीं रखा कि हमने किसी को चीट करने की कोशिश नहीं करी, किसी को हमने फालतू रजिस्ट्रेशन या ये इस तरीके से पोर्टफोलियो के नाम पे हमने पैसे इकट्ठे नहीं करने शुरू किए। जो सबसे बड़ा एक दिल्ली के अंदर एक ड्रॉबैक है शुरू से, कि ज़्यादातर लोग पोर्टफोलियोज़, और इवन बॉम्बे में भी है कि रजिस्ट्रेशन कराओ, पहले पोर्टफोलियो कराओ और उसके बाद फिर आप अपना कोई आर्टिस्ट कार्ड बनवाओ, तभी आपको काम मिलेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ बॉम्बे के अंदर आर्टिस्ट कार्ड की कंपलसरी है, इट्स ओके, बट अननेसेसरी एक न्यू कमर को आप 10-10 15-15 हज़ार का कार्ड भेज देते हैं और बेचारे को पता भी नहीं होता है। तो वो जिस तरीके से फिर उसका बेचारे का बेवकूफ़ बन जाता है और वो जाता है और उसके बाद फिर वो वापस आ जाता है, बहुत बुरा लगता है। तो दिल्ली में मैंने देखा कि दिल्ली में, बॉम्बे में ऑलरेडी काफ़ी लोग थे 10 साल पहले जो अच्छा काम कर रहे थे। तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि बॉम्बे में मैं ठीक से सर्वाइव कर पाऊँगा। तो आई थिंक यार क्यों ना दिल्ली ही करे, क्योंकि दिल्ली में अपना घर है, सब कुछ है, तो बेटर है कि मम्मी के हाथ की रोटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा तो सेहत भी ठीक रहेगी। तो आई स्टार्टेड इन दिल्ली ओनली, बट दिल्ली में भी काम करना बहुत मुश्किल था। सबसे पहले तो जो मेजर था, आर्टिस्ट को इकट्ठा करना, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जहाँ पे आर्टिस्ट के 6 पैक बने लड़के के, तो वो सीधा बॉम्बे में हो जाता है। लड़की को लगता है कि उसने क्या ऐड कर लिया, वो बहुत खूबसूरत है, तो बॉम्बे निकल जाती थी, क्योंकि उन लोगों को ये लगता था कि दिल्ली में काम ही नहीं है, और अगर दिल्ली में जो एजेंसीज हैं दे आर फेक। सो इसलिए दिल्ली के आर्टिस्ट को कन्विंस करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा कि दिल्ली में भी काम होता है। स्पेशली बॉम्बे में प्रोडक्शन हाउसेस को भी कन्विंस करने में काफ़ी टाइम लगा कि यार दिल्ली में अच्छे एक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं और आपको सिर्फ बॉम्बे से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग। बहुत छोटी सी स्टार्टिंग करी थी और करते करते, हाँ, बीच में काफ़ी लंबी स्टोरीज़ है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया भी है। और कभी कभी सोचता हूँ कि क्या खोया क्या पाया, तो जजमेंट करने में बहुत टाइम लग जाता है इस चीज़ को लेके सोचते सोचते। कल की मैं सोचता नहीं, क्योंकि मैं तो अपने स्टाफ को भी, इवन सबको ये कहता हूँ कि यार आज है, खुश रहो, कल का तो पता नहीं कल होना हो। तो दैट्स व्हाई वी वर्क बैक। हाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी दिल्ली के अंदर कि दिल्ली के आर्टिस्ट को कोई भी सीरियस नहीं लेता था, जबकि वही दिल्ली का आर्टिस्ट अगर बॉम्बे जाके काम करता है तो उसको वो सीरियस ले लेते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टर के सामने है या सब कुछ है। लेकिन दिल्ली में रह के दिल्ली के आर्टिस्ट को काम देना बहुत मुश्किल है। जबकि अगर आप देखेंगे मूवीज़ के अंदर तो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के लोग काफ़ी हैं, चंडीगढ़ पंजाब से काफ़ी लोग हैं जो लोग काम कर रहे हैं। हाँ, बस फ़र्क इतना है कि वो बॉम्बे बैठे हैं। हाँ, फ़ायदा होता है बॉम्बे में बैठने का, क्योंकि आई थिंक हर एक आर्टिस्ट को एक बार लाइफ में बॉम्बे तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में स्ट्रगल वहीं जाके पता चलती है। जब आप लाइन में खड़े होते हैं पूरा अच्छे से तैयार होकर, कोट शोट पहन के, और जैसी आपकी बारी आती है तो वो कह देते हैं नॉट फिट। तो वो जो नॉट फिट वाला जो एक वर्ड होता है ना, और एक झटका होता है, तो वो बहुत ज़ोर से लगता है और कई सारे लोगों को डिसअपॉइंट कर देता है लेके इंडस्ट्री को। तो वो बेचारे एक बार, दो बार, तीन बार जाते हैं, लेकिन अच्छा टैलेंट होने के बावजूद भी वो लोग फिर वापस दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली आके गायब हो जाते हैं। और ये हर स्टेट के साथ है। मतलब स्टोरीज अगर आप पूछेंगे तो बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं, जो मेमोरीज हैं, जो मैं जब याद करता हूँ तो दुख होता है। क्योंकि सही बोलूँ तो इस इंडस्ट्री के अंदर हम सब लोग सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। टैलेंट को बहुत ही कम लोग हैं जो आगे प्रमोट कर पा रहे हैं। बट थैंक्स, आज की डेट में जैसे नेटफ्लिक्स और अमेज़ोन जैसे चैनल आए, तो इस पे काफ़ी सारे जो ऐसे एक्टर्स थे जिनको काम नहीं मिल रहा था, उनको काम मिलना शुरू हुआ, और टैलेंट की खोज जिसे कहते हैं वो सही जा रही है। अगर आप पीछे देखेंगे तो पिछले 10 साल के सिनेमा में और आज के सिनेमा में काफ़ी फ़र्क है।
रियलिस्टिक सिनेमा की तरफ हम लोग बढ़ने लगे हैं, एंड आई थिंक इट्स गुड। एक्चुअल में मैं खुद सही बोलूँ तो एक्टर बनना चाहता था, जैसे सभी करते हैं। कोई नया स्टोरी नहीं है इसमें, कुछ नया ऐड नहीं है। बट जब मैं बॉम्बे गया 2003 में, तो एक दुबला पतला सा लड़का जिसकी बेल बॉटम टाइप की पैंट है और ऊपर से टी शर्ट है लूज, और पहुंच गए बॉम्बे। और कुछ नहीं पता कि किससे मिलना है, क्या करना है, बस दो ही नाम, एक ही नाम याद था, यशराज प्रोडक्शन। हर एक को ये पता होता है यशराज मतलब यशराज। तो हम भी पहुंच गए, बाहर पहुंच गए गेट के यशराज जी के। तो अंदर घुसने की एंट्री हुई नहीं, तो सबने भगा दिया, दरबार ने ही भगा दिया, कोने पे चल निकल। ऐसा बड़ा बुरा लगा यार। तो यार, लेकिन फिर धीरे धीरे बॉम्बे में थोड़ा कुछ दिन घूमे, कुछ ऑडिशंस देने की कोशिश करी, तो कुछ लोगों ने मजाक में कहना शुरू कर दिया ये तो डुप्लीकेट शाहरुख खान है। अच्छा भी लगा, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैं डुप्लीकेट बनने तो नहीं आया। फिर छोटा बड़ा कुछ काम किया, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था मुझे जो करना चाहिए था एक्चुअली में। और फ्रेंकली स्पीकिंग, तब मेरी ऑलरेडी दिल्ली के अंदर एक कंपनी चल रही थी, मैं ऑलरेडी काम करता था फाइनेंस का, तो मेरा वो अच्छा काम था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो रही थी इंडस्ट्री की, हमारी फाइनेंस इंडस्ट्री की जो थी। तो आई वॉज इन टू बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर से क्रिएटिव में आना इट्स वेरी, आई थिंक पूरा का पूरा एक चेंज है। घर वाले शुरू में इस चीज़ को लेके थोड़ा सा भी अगेंस्ट थे कि नहीं यार ये क्या फालतू का काम करने लग गया, ये क्या क्या है ये। हमारा एक नेहरू चिल्ड्रन क्लब के नाम से एक क्लब हुआ करता था जब हम लोग बहुत छोटे थे। तो जैसे हर सोसाइटी में होता है 10 बच्चे मिलके डांस क्लब बना लेते हैं, और तो वो एक कीड़ा काट गया था तभी हमें। तो हम हर साल एक फंक्शन किया करते थे मई जून में, और पूरी एक टिकट बांटते थे लोगों को, और गाने किया करते थे, मेरा नाम जोकर पे, कभी किसी पे। मैंने खुद भी पार्ट किया था एक बार, मुझे जैसे याद है। तो वो एक छोटा छोटा एक स्टेप बाय स्टेप एक दिमाग में एक चीज चलने लगी थी कि यार भी कुछ हमें करना है लाइफ में। मेरे प्यार की आई थी जब 87 बार, 87 टाइम्स मैंने हॉल पे देखी थी वो मूवी। इतनी अच्छी लगी थी मुझे वो। मैंने प्यार किया तो मुझे गाने, डायलॉग सब कुछ याद थे, मतलब सीन टू सीन उसका सब कुछ याद होते थे। फिर छोटी बड़ी फिर लाइफ बड़ी आ गया धीरे धीरे। बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आनी शुरू हुई। 93 में मेरी पहली जॉब लगी, और जिसकी सैलरी थी 800 रुपये। तो 800 रुपये की सैलरी पे मैं लगा था, और एलएमबी केमिकल्स करके कंपनी थी, तो जहाँ पे मुझे सिर्फ स्टोर इंचार्ज का काम दिया गया था। दवाइयाँ आ रही हैं, दवाइयाँ जा रही हैं, और गिन रहे हैं आप, और एक पुराना सा पंखा लगा है जो बहुत आवाज़ करता है, गोल गोल, घड़ 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 घड़, और आपको उसमें बैठ के काम करना। तो वो दिन याद है मुझे। शायद आजकल के लड़के ये नहीं सोच सकते कि मेहनत कितनी करनी पड़ती है कभी कभी। तो एज एन एक्टर भी अगर आप सोचेंगे ये चीज़ कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैंने वो दिन देखे हैं। भगवान ना करे कभी किसी को ऐसे दिन देखने पड़े, लेकिन मैंने देखे हैं। और वहाँ आने के बाद जब आपको, मैं फिर दूसरी कंपनी में गया, तो वहाँ पे मुझे मेरी काबिलियत पे खुश होकर, मेरे काम पे खुश होकर उन लोगों ने मुझे एकदम से एज में स्कूटर गिफ्ट कर दिया। कई साल साल काम किया। फिर 2000 में मार्केट काफ़ी क्रश हुई, हमारी फिक्स डिपॉजिट मार्केट थी, मैं बैंकिंग सेक्टर में था, तो कंपनी रातों रात बंद हो गई, मैं फिर सड़क पे आ गया। ऐसी बहुत सी छोटी मोटी स्टोरीज हैं, जो मेमोरीज हैं, जो मैं याद करता हूँ तो बहुत दुख होता है कभी कभी, लेकिन बहुत प्राउड भी होता है कि मैंने अचीव किया। अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, पूरा का पूरा करने की कोशिश करी, लेकिन अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया फिर। तो उतार चढ़ाव तो हर एक लाइफ के अंदर होते ही है। तो ऐसे ही करते करते पता नहीं कहाँ से मैं फिर बॉम्बे गया, बॉम्बे में स्ट्रगल किया, और नहीं कुछ बात बनी, फिर दिल्ली आ गया, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो लाइफ ऊपर नीचे चल रही थी, तो मुझे लगा यार बहुत हो गया। फिर सारा फिर एक बारी कंपनी, फिर वो मार्केट पूरी बैंक करप्ट हुई, पूरी इंडिया में और वर्ल्ड वाइज काफ़ी सारे बैंक्स करप्ट हुए थे, आपको अगर याद होगा 2008-7 की बात है। तो मेरा बिजनेस काफ़ी इफेक्ट किया एकदम से। आई लॉस्ट अराउंड 2 करोड़ रुपीज़ इन वन नाइट। एक ही रात के अंदर इतना पैसा खो जाना, मतलब कैलकुलेट कर अगर मैं। तो खैर मैंने धीरे धीरे उस चीज़ को फिर सर्वाइव किया, और मेरा काफ़ी बड़ा ऑफिस हुआ करता था, लेकिन उसके बाद फिर मेरे पास रह गया था तो एक ऑफिस के नाम पे मेरे पास एक लैपटॉप और एक मारुति 800 पुरानी सी, जिसका एसी खराब था। एक्चुअल में बोला था, वहाँ से मैंने एग्जैक्ट कास्टिंग करनी स्टार्ट करी। मतलब कैरियर इसको मैंने चुन लिया था कि अब तो बेटा यही करना है, क्योंकि बहुत हो गया है ना, इधर उधर धक्के खाते खाते, अब करेंगे तो फिर कुछ अच्छा ही करेंगे, अब आ रहा पार।
सो मैं 2008 में मैं बॉम्बे चला गया, फाइनली शिफ्ट हो गया। मतलब पहले तो आने जाने लगा रहता था, कुछ काम भी करते रहते थे हम लोग। और वहाँ जाके फिर मैंने अपनी मार्केट बनानी स्टार्ट करी, लोगों से मिलना स्टार्ट किया, बहुत टाइम कटिंग वाली चाय पी, बड़ा पाव खाया। बॉम्बे में अपना चर्च गेट जा रहा था, मैंने भी लोकल का काफ़ी सफ़र किया, बहुत धक्के खाया, अपने आप घुसा, अपने आप बाहर आ गया। देखा एक ट्रेन आई थी किसी स्टेट से, और वहाँ से एक बंदा पूरा उतरा है, बैग है हाथ में उसके, और लाल कोट है, पीली पैंट है, और जूते जरूर फटेंगे लेकिन इसके, बैग भी हल्का सा कहीं से फट रहा, और उसने स्वेटर दिख रहे थे। और वो बंदा बिल्कुल चश्मा लगा के और स्टाइल से उतरा जैसे शाहरुख खान साहब उतर रहे हैं ट्रेन से। मैं उस समय स्टेशन पे चाय पी रहा था खड़ा हुआ, तो वो सामने से वो ट्रेन आती है स्टेशन पे, मैं लोगों का वेट कर रहा था। तो वो अचानक से वो मेरे पास ही आ गया सीधा, और छूटते ही बोलता है, यशराज जाना है। तो मुझे अपने दिन याद आ गए कि यार कई साल पहले मैं भी ऐसे ही आया था, मैं भी सीधा यशराज पहुंच गया था। तो मैंने कहा क्या है, मतलब क्यों जाना है? सर हमें फ़ोन आया है, और हमें फ़ोन आया कि हम सिलेक्ट हो गए हैं, और हमें, मैं कहा यशराज से फ़ोन तो नहीं आया होगा भाई ऐसे, यशराज वाले तो ऐसे काम नहीं करते। तो कहता नहीं हमें तो अभी, मैंने कहा भाई किसी आदमी का फ़ोन आ गया होगा, और नहीं हम तो अपना आ गए, हम हीरो बन रहे हैं, हमारे पूरे गांव में पता है कि हम हीरो बनने जा रहे हैं। और फिर मैंने जब बात बात करनी स्टार्ट करी, तो मुझे पता चला कि वो उसने कुछ अपना खेत वेत बेच के वो आया है, और बॉम्बे आ गया, और उसको पता नहीं जाना कहाँ है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, बड़ा उसको मेरे पर, लेकिन मैंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझा नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ हीरो बनने का बहुत सवाल था उस समय। तो जो अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली से लड़के आ सकता है, तो वो मेरी बात क्यों सुनेगा? तो मैंने भी एक लिमिट तक समझाने की कोशिश की, जब मुझे लगा नहीं है, अचानक मेरी तब तक लोकल आ गई, और मैं उसमें बैठ के चला गया। लेकिन मैं जाते जाते दूर से उसको देखता रहा बंदे को कि यार इस ये अपना कितना फ्यूचर, कितने उम्मीदें सपने लेके बॉम्बे आया है। लेकिन पता नहीं, मैं तो कहता था भगवान करे इसके सपने पूरे हो, लेकिन अंदर से एक था कि यार पता नहीं इसको भी कहीं वही तो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जो मुझे कई साल पहले मुझे भी मिला था, या बाकी लोगों को मिलता है। तो वो मैंने काफ़ी सारे इंसिडेंट देखे हैं लाइफ में, जहाँ पे मुझे लगता था कि यार एक्टर्स और मॉडल्स जो बेचारे इतने सपने लेके बॉम्बे आते हैं, और सपने जब टूटते हैं तो बहुत बुरा लगता है, दिल को छू जाता था। मतलब मुझे कई बार ऐसी ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलती थी कि सही से बोलूँ तो आंखों में से आंसू आ जाते थे, कि लोग कितना सपने, लेकिन इस मामले में बोलूँगा गलती एक्टर्स की है। बिना सोचे समझे, आप बिना नॉलेज के आप बॉम्बे चले जाते हैं, और बॉम्बे जाने के बाद आपको पता ही नहीं करना क्या है। ऑर्कुट के थ्रू और फेसबुक के थ्रू मैंने कास्टिंग करनी स्टार्ट करी। बॉम्बे गया था तो ऑलरेडी कुछ लोगों से जान पहचान हो गई थी, कुछ कास्टिंग वालों से। तो मेरे पास पहली कास्टिंग आई महाभारत की। तो मैंने त्रिवेणी कला संगम मंडी हाउस में मैंने इसके ऑडिशन किए, दिल्ली और चंडीगढ़। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। अब कैसे बने इतना तो मुझे याद नहीं कैसे लोग मिले, लेकिन बस जुड़ते चले गए, लोग जुड़ते चले गए, और मैं चलता चला गया। तो पीछे पीछे और काफ़ी अच्छे ऑडिशन हुए, स्वास्तिक पिक्चर के थे ऑडिशंस थे। उन्होंने मेरी स्टार्टिंग, मेरी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, कराया, और फिर मैं रुका नहीं। तब मेरे पास ऑफिस नहीं हुआ करता था, तब मैं कहीं दिल्ली में कहीं और उनके ऑडिशंस भी किया करता था। क्योंकि मेरा पहले तो मैं अपने कमरे में ऑडिशन कर लिया करता था, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे लगा कि नहीं यार मैं 100 लोगों को नहीं ला सकता हूँ यहाँ पे ऑडिशन के लिए, तो मैं फिर कहीं पे रेंट पे लेना स्टार्ट किया। फिर अचानक से एक दिन मुझे यशराज से फ़ोन आया, और वहाँ से आया कि एक फिल्म की कास्टिंग करनी है, वो हम दिल्ली में, उसके ऑडिशंस करने। कास्टिंग तो नहीं बोलूँगा, उन्होंने बोला कि ऑडिशंस करने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बंडी हाउस में मैंने ऑडिशन का बुक किया हॉल। बाकी लोग दिल्ली आए, और उन लोगों ने, हम लोगों ने ऑडिशन करने स्टार्ट किए। तकरीबन 5,000 लोग आए थे 3 दिन के अंदर, और उनको एक्सपेक्ट भी नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे। तो 5,000 लोगों का जब ऑडिशन हुआ, तो वो लोग तो बेचारे 3 दिन के लिए आए थे, लेकिन उनको 10 दिन रुकना पड़ा। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पे हमारी। और कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ बोलना भी शुरू किया कि ये तो पैसे लेके कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो होता है, हर जगह होता है। तो वो नेगेटिव पब्लिसिटी भी होती है हर जगह पे। तो
तो मैंने कहा अपने आप को प्रूव किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी बढ़ते चले गए फिर। और दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जिनको हमने काम दिया है। अगर मैं बात करूं अब तक क्राउड को छोड़ के, एक्टर्स जिसकी मैं बात करूं जो टीवी सीरियल्स, मूवीज़ और वेब सीरीज़ या टीवी कमर्शियल्स में दिखाई देते हैं, टीवी कमर्शियल्स हमने बहुत किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीएम स्टार इंडिया के अंदर फ्रेशर्स को बहुत काम मिला है। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास किसी का लेटर नहीं है, किसी की सिफारिश नहीं है, आपने बहुत बड़ी किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स नहीं किया हुआ, और तब भी आप हमारे यहाँ पे आते हैं और हम आपका एक ऑडिशन करते हैं और कोशिश करते हैं आपको समझाने की। थैंक्स टू माय टीम, बेसिकली दे आर वेरी कोऑपरेटिव। वो हर एक एक्टर को ठीक से कंफर्ट कर जोन देते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे कोशिश करते हैं उनसे एक्टिंग निकलवाने की, और सिलेक्शन हो जाता है। सबका तो नहीं हो पाता, लेकिन काफ़ी लोगों का होता है, क्योंकि सबसे पहले हमने अपने काम के अंदर जो है हमने एक ट्रांसपेरेंसी रखी है। सबको बोला गया है कि कोई कार्ड नहीं चाहिए, सबको बोला गया कोई पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, सबको बोला गया कोई फीस नहीं है। और धीरे धीरे सब लोगों को पता चलने से लगा, बॉम्बे में लोगों को पता चलने से लगा कि हाँ यार, यहाँ पे जेन्युइन तरीके से काम होता है। प्रॉपर एक स्पेस है बैठने का, प्रॉपर उनको हम लोग एक कंफर्ट जोन देते हैं जहाँ पे वो लोग अपना आप को परफॉर्म कर सकें। टाइम देते हैं, सबसे बड़ी बात है कि टाइम देते हैं आर्टिस्ट को कि आप अपना ऑडिशन ठीक से करो। बस अपने काम को लेके हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, आज थक गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। टचवुड, आज बॉम्बे में सब अच्छे से जानते हैं, और ये सब हमारी टीम का और मेरा और सबका एक हार्डवर्क ही है जो हम दिल्ली में अपने आप को इतने अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर सके। सबसे पहले हमारे पास जब कोई कास्टिंग आती है तो हमारे पास एक ब्रीफ आता है, जिसमें सिनॉप्सिस जिसको हम लोग बोल सकते हैं। उस सिनॉप्सिस के अंदर पूरा मूवी का अगर मैं बात करूं तो मूवी के अंदर की एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी होती है। उसके अंदर बताया गया होता है कि ये कहानी का बैकग्राउंड है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें डायरेक्टर साहब या एजेंसी के थ्रू या प्रोडक्शन हाउस के थ्रू हमारे पास एक लिस्ट आती है एक्टर्स की। उसमें हर एक एक्टर का एज और एक ब्रीफ लिखा होता है कि ये बेसिकली अगर इंस्पेक्टर है तो ये कानपुर का है या पंजाब का है, अगर ये एक लेडी है तो यूपी की है या बनारस की है, सॉरी या दिल्ली की है, अप मार्केट है या थोड़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, या एक वर्कर दिखाना उसको, किसी कॉर्पोरेट वूमेन है वो। तो हर एक चीज़ का कैरेक्टर का हमारे पास ब्रीफ आ जाता है कैरेक्टर वाइज, और उसमें एज होता है तकरीबन 5 साल का ब्रैकेट, कि 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। तो हम लोगों ने भी क्या कर रखा है कि अपना डेटा इस हिसाब से सॉर्ट कर रखा है। हम लोगों ने एज वाइज 5 ईयर्स के गैप के हिसाब से हम लोगों ने अपना डेटा सॉर्ट कर रखा है, और उस डेटे के अंदर हम लोगों ने हर एक कैरेक्टर का कैटेगरी बना रखी है कि ये एक्टर अच्छा है, ये एक्टर थोड़ा सा एवरेज है, और ये फ्रेशर है जिसको मतलब अभी समझ नहीं है लेकिन ऑडिशन देने आ गए। तो ऐसे ऐसे भी हम लोगों ने कैटेगरी वाइज अपना भी कंप्यूटर्स में अपने हम लोगों ने कर रखा है। तो जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो सबसे पहले हम लोग अपना जो हमारा बैंक है, डेटा बैंक है, हम उसमें छांटने की कोशिश करते हैं, और अक्सर मिल भी जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमारे पिछले 6 साल के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने हमारे यहाँ पे ऑडिशन किया, तो हमारे पास अच्छे ऑडिशंस हैं। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उनका प्रीवियस ऑडिशन हम लोग निकालते हैं। तो सपोज अगर किसी ने बोला कि हमें ये एक एक्टर चाहिए जो दिखने में बहुत खूबसूरत है, लीड हीरो का करेक्टर है, और तो हम उस हिसाब से कुछ प्रीवियस ऑडिशन लड़कों के या लड़कियों के निकाल लेते हैं। उन ऑडिशंस को हम लोग आगे भेजते हैं प्रोडक्शन हाउस को, ठीक है। सो वो लोग क्या करते हैं, उसमें से शॉर्टलिस्ट करते हैं। डायरेक्टर साहब देखते हैं बैठ के कि हाँ यार, ये लड़का चलेगा, ये लड़का नहीं चलेगा, इसकी एक्टिंग अच्छी है, इसकी लुक्स अच्छी है, इसकी हाइट अच्छी है, इसका बोलचाल ठीक है, ये लिपसिंग तो नहीं करता, इसके फेस के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, ये सब बोलता है तो साफ बोलता है या नहीं बोलता, उसका बैकग्राउंड, अगर उसने कोई थिएटर कर रखा है या उसने पहले कुछ काम कर रखा है, ये सब सारी चीज़ें वो देखते हैं। बाकायदा एक क्रिएटिव टीम बैठती है जो देखती है सारी चीज़ें, और वो लोग फिर हमें शॉर्टलिस्ट करके भेजते हैं कि दीपक आपने ये 10 लोग भेजे थे, इसमें से हमें ये 5 लोग पसंद आए, आप इनके ऑडिशंस कर लो। तो फिर हम लोग उन 5 लोगों को कॉल करते हैं। कॉल करके सबसे पहले तो हम उनसे यही बोलते हैं कि आपका एक कैरेक्टर है, क्या आप करना चाहेंगे। तो हर एक का अपना व्यू होता है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हम बॉम्बे शिफ्ट नहीं हो सकते अगर ये शूटिंग बॉम्बे में है, या कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये कैरेक्टर हमारे अप टू मार्क हमारे हिसाब से नहीं है।
या उनको लगता है कि नहीं यार बहुत ही नहीं मैं फिट नहीं हूँ, हर एक कुछ भी रीज़न हो सकते हैं किसी के। तो हम उन 5 लोगों को ऑडिशंस के लिए बुलाते हैं, बाकायदा फिर एक स्क्रिप्ट आती है, वो स्क्रिप्ट के लिए हम उनको याद करने का टाइम देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उनका एक ऑडिशन करते हैं एज़ पर द ब्रीफ। कभी कभी हम लोगों के पास एक सैम्पल वीडियो भी आ जाता है ऑडिशन का, जो डायरेक्टर ने अपने यहाँ पे किए होते हैं, कभी कभी एजेंसी ने कभी अपने यहाँ पे ऑडिशंस किए होते हैं, तो वो ऑडिशंस हमारे पास आते हैं, तो हमें थोड़ा सा रफ आइडिया मिल जाता है ऑडिशन का, तो जो हमें बहुत हेल्प करता है। अब इन केस अगर वो हमें लोग नहीं मिले, जैसे पीछे हमें एक कास्टिंग करनी थी, जो बहुत एक हमें हेल्दी आदमी चाहिए था, बट वो क्यूट दिखना चाहिए, तो हेल्दी भी होना चाहिए और क्यूट भी होना चाहिए, जिसको देख के मतलब प्यार हो। तो ऐसे लोगों की कास्टिंग करने के लिए फिर हम लोग फिर ऑफिस से बाहर निकलते हैं। हम लोग सबसे पहले थिएटर्स क्लब जितने भी हैं, एनएसजी वगैरह है या मंडी हाउस है, या जो छोटे बड़े थिएटर क्लब्स हैं या एक्टिंग स्कूल्स हैं, उसमें हम लोग अप्रोच करते हैं। और इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं, ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, कि कैमरा रोल होने से पहले ऑप्शंस खुले होते हैं। हर डायरेक्टर चाहता है और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, तो वो सोच और वो खोज कभी ख़त्म नहीं होती। एक कैरेक्टर के लिए कम से कम 20 ऑडिशन तो जाते हैं मिनिमम। अगर 100 एक्टर है कैरेक्टर है, तो आप लगा लीजिए 100 इंटू 20 कितने ऑडिशंस होंगे। मेरे लिए हर एक आदमी एक कैरेक्टर है और मेरे लिए एक एक्टर है, तो मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि हो सकता है कि यार ये कैमरे वाले भाई साहब हैं, ये भी, इनको भी मैं सोचता हूँ कहाँ फिट हो सकते हैं। अच्छे एक्टर्स की कमी इंडस्ट्री में अभी भी है। आई एम नॉट हेयर टू जज एनीबॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ऐसा नहीं था कि मैं किसी को जज करूँ और उसको बोलूँ कि नहीं तो बहुत अच्छा एक्टर है, गंदा एक्टर है। ये अच्छा एक्टर और गंदा, हाँ, हम लोग इनिशियली तो करते हैं 20%। जैसे मैं अगर मैं बोलूँ तो मैं एज एन एक्टर की लाइफ को लेके चलता हूँ कि 25% उसका टैलेंट, 25% उसका लुक्स कैरेक्टर के साथ, 25% उसकी मार्केटिंग, मतलब जब वो आता है ऑडिशन देने कैसा बिहेव करता है, किससे किस तरीके से बात करता है, उसका नॉलेज, जनरल नॉलेज जैसे कहते हैं हम लोग बात करते हैं, तो ये 75% हो गया। और 25% उसका लक, क्योंकि जब वो ऑडिशन देने आया था तो उससे पहले भी कुछ लोग आए थे ऑडिशन देने के लिए, और उसके जाने के बाद भी कुछ लोग ऑडिशन देने गए हैं। सिलेक्शन तो एक ही का होना है। अगर आप जनरली वैसे बोलोगे कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, तो नेचुरली दोनों चीज़ें एक दूसरे को इक्वल करती हैं। हर हफ्ते कितनी पिक्चर्स रिलीज होती होंगी, आप बताइए मुझे, कुछ आइडिया देंगे कितनी मूवीज रिलीज होती होंगी हर हफ्ते? 3 से 4 बड़े पर्दे पे जो दिखती हैं आपको, उन 3 से 4 मूवीज़ को अगर आप कैलकुलेट करो महीने के हिसाब से, तो तकरीबन 20-25 मूवीज बड़े पर्दे पे जो रिलीज होती है मल्टी स्टारर एक्टर्स के साथ। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 12 से 12, एक साल में 12 से, तो तकरीबन 250 फिल्में रिलीज अप्रोक्सीमेटली 220-250 फिल्में होती हैं, 250 मूवीज़ हर साल रिलीज़ होती हैं बड़े पर्दे पे। ये बात कर रहा हूँ मैं इंडियन बॉलीवुड, इंडियन उसकी अपनी मूवीज़ की, हिंदी बॉलीवुड मूवीज़ की। तो हमें कितने हीरो चाहिए? 220। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, नवाजुद्दीन और ये सब मिला मिलू के हमारे पास अगर बड़े बड़े जो नॉन फेसेस नेम हैं वो 20-30-40 से ऊपर नहीं है। और ये लोग साल में 2 फिल्में, चलो कुछ 3 फिल्में कर लेते हैं। अब आमिर खान साहब एक ही फिल्म करेंगे, सलमान खान जी एक या 2 फिल्म कर लेंगे, अक्षय कुमार जी 2 या 3 फिल्में कर लेंगे हर साल में। लेकिन ज़्यादातर जो मूवीज़ आती हैं, तो अगर देखा जाएगा तो हमारे पास 30-40 से ऊपर से एक्टर नहीं है, हीरो जिनके नाम सबको याद हैं। और मैं अगर 40 इंटू 2 कर देता हूँ 80 हो जाता है, तो 250 में से 80 माइनस कर दो, बाकी की फिल्में किसने करी और वो रिलीज हुई हैं। यानी कि जो बाकी की मूवीज़ जो रिलीज हुई हैं वो किसी न्यू कमर्स ने करी हुई, नए लोगों को चांस मिला है। बट द दिक्कत क्या है, हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर लोगों को पता ही नहीं कि अप्रोच किसको करना है और कैसे करना है और कब करना है। राइट टाइम, राइट पीपल, राइट अप्रोच। तो अगर आप सही तरीके से अप्रोच करेंगे तो आपको काम जरूर मिलेगा। ये बात तो मैं काम कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ सिर्फ अब से अभी इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री की। अभी साउथ, अभी पंजाबी, अभी मराठी सिनेमा, अभी गुजराती सिनेमा,
अभी राजस्थानी पिक्चर्स, और इन सबसे बावजूद मैं बात करूँगा तो टीवी सीरियल्स, एक दिन में कम से कम 10 से 15 टीवी सीरियल्स आते हैं और हर चौथे दिन आपको एक नया सीरियल दिख जाता है। मैं बात करूँगा फैशन शोज़ की, मैं बात करूँगा प्रिंट शूट की, मैं बात करूँगा हॉलीवुड मूवीज़ की है। आज की डेट में हमारे इंडिया के लोग हॉलीवुड भी करते हैं। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लोगों को घर बैठ के ही सोचते हैं कि हमें काम मिल जाएगा, या जो जेन्युइन भी हैं उनको पता ही नहीं कि एक्चुअली में अप्रोच कैसे करना है और किन को करना और कब करना। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात तो सिक्योरिटी की दी है, चाहे वो आज की डेट में चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो वो उनको भी सिक्योरिटी चाहिए होती है। उनको पता नहीं होता कि किसी ने अगर आपको शाम को 6 बजे बुला लिया तो उनको लगता है यार पता नहीं क्यों बुला लिया। अब अगर आप जैसे अभी से मैं बात कर रहा था तो आपको मैंने कहा था कि नहीं सुबह आ जाओ या शाम को आ जाओ, क्योंकि अब मैं फ्री तभी होता हूँ। एटलीस्ट जब तक आप किसी से मिलोगे नहीं तो आपको जेन्युइन और फेक का पता नहीं चलेगा कि कौन है। तो एटलीस्ट मिलना सबसे चाहिए, क्योंकि मिलने के बाद ही पता चलेगा आपको कि वो बंदा सही है या गलत। एंड हर एक आर्टिस्ट को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। अगर कोई आदमी अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है तो उसको लिमिट तब क्रॉस करेगा जब आप अपनी लिमिट क्रॉस करोगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको लेके हम लोग लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। हमें भी एक नए शाहरुख खान, एक नए रणबीर कपूर की तलाश है, एक नई माधुरी दीक्षित की तलाश है, एक नए राज कपूर की तलाश है। तो अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, आपको लगता है कि आप अलग हैं उन सबसे और अपने आप को इंडस्ट्री में आप आना चाहते हैं, तो हमें जो भी कॉन्टैक्ट कीजिए, मैडम को कॉन्टैक्ट कीजिए, इनकी वेबसाइट पर जाइए और जितना जल्दी हो सकता है हमारे से कॉन्टैक्ट कीजिए।